प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है पढ़े थे रो ऑपरेशन से रिलेटेड। पहला थ्योरम तो ये था कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेट्स से ए ऑर्डर कन्फर्म आता है उसका इन जनरल एन क्रॉस एन ही होगा, ठीक है। और एन ऑर्डर एन का मतलब मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होते हैं, इसलिए उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन लिखने की बजाय जस्ट इतना ही कहते हैं कि उसका ऑर्डर एन है, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो अंडरस्टूड बात है कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों एन ही होंगे। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है जिसका ऑर्डर एन है, तो वो मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएं उस मैट्रिक्स के ऊपर, और वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो मैट्रिक्स अगर रिड्यूस होके उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स जिसके ऊपर आप लोगों ने रो ऑपरेशन लगाए होंगे वो नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मीन्स उसका डिटर्मिनेंट अब अगर आप इवेल्यूट करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल ज़ीरो है, इसका मतलब यही है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता किसी मैट्रिक्स का, आप इस तरह भी बता सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप ये चेक कर लें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और दूसरा तरीका ये भी है रो ऑपरेशन वाला कि आप उस मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो रो ऑपरेशन लगाएं और उसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म या रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर आपका गिवन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसका बाय दिस थ्योरम आप कह सकते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, मीन उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा ऑपरेशन लगाने से आपका मैट्रिक्स, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं रिड्यूस होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसी प्रोसीजर के दौरान कहीं जो है वो कोई मैट्रिक्स की कोई एक रो जो है वो ज़ीरो हो जाती है, कम से कम एक रो जो है वो ज़ीरो हो जाती है, तो अगर कोई एक रो किसी मैट्रिक्स की ज़ीरो हो जाए रिड्यूस करने के प्रोसीजर के दौरान, तो उस केस में आपका जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो फिर आप वहाँ पे जो है ये रिजल्ट जो है रिड्यूस कर सकते हैं कि हमें जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी ये इससे पहले, ये एशलोन फॉर्म में मैट्रिक्स को रिड्यूस करनी थी, ये एग्जांपल नंबर 18 की थी हमने कोई एक दो लेक्चर पहले। इस मैट्रिक्स को हमने एशलोन फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, और इस प्रोसीजर के दौरान अगर देखा एशलोन फॉर्म जो है ऑलमोस्ट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की तरह का ही शेप है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी कर रही होती है तो यहाँ पे आपकी एक रो जो है वो ज़ीरो बन जानी थी। अब जब एक रो ज़ीरो बन जाए किसी मैट्रिक्स की, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बाय यूजिंग रो ऑपरेशन जो है वो इसका आइडिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तब भी हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इसका एक नेक्स्ट थ्योरम मैंने आप लोगों को और भी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस लगा के उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हो या रिड्यूस कर देते हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगा के उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, देन द सेम ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप सेम ही ऑपरेशन जो है जो आप लोगों ने पहले लगाए हैं मैट्रिक्स के ए के ऊपर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वही सेम ऑपरेशन जो है अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे, तो आपको रिजल्ट में जो इन दी एंड मैट्रिक्स मिलेगा सारे ऑपरेशन लगाने के बाद, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जिसको आप लोगों ने स्टार्ट में जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया था। तो ये थ्योरम था, इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी की थी लास्ट लेक्चर में, और वो ये थी कि आपको ये क्वेश्चन मैट्रिक्स ए गिवन था क्वेश्चन में, हमने क्या किया इसके ऊपर डिफरेंट सूटेबल रो ऑपरेशंस लगाए। सूटेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने रो ऑपरेशन जो है वो कोई फिक्स याद नहीं करने कि पहले ये इस क्वेश्चन में पहले ये लगा था ऑपरेशन उसके बाद ये लगा था। आपके रो ऑपरेशन जो है स्टूडेंट्स के एग्जैक्टली सेम भी नहीं हो सकते, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबके 100% यही हो, सब ने पहले नंबर पर ये वाला ऑपरेशन लगाया और फिर ये लगाया, ये भी ज़रूरी नहीं है। सूटेबल इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस पैटर्न को फॉलो करना है, वे को फॉलो करना है, मेथड को फॉलो करना है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, आप अपने मैट्रिक्स को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, उसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने देखना है कि आपको कौन सा आपके लिए कौन सा ऑपरेशन जो है पहले लगाना सूटेबल रहेगा, ठीक है। इसमें लास्ट लेक्चर में बताया था यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना था। हम क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज चलेंगे,
हमें सबसे पहले पहले कॉलम की पहले एंट्री 1 बनानी है, तो वो चाहे तो सबसे पहले देखें अगर इंटरचेंज करके बन जाती है पहली एंट्री 1 तो अच्छी बात है, ज़्यादा फिर उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। या फिर किसी नॉन ज़ीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने से कोई 1 बन रहा है, अगर किसी कॉलम किसी रो की पहली एंट्री 1 बन रही है तो वो बना बना ले, लेकिन नॉन ज़ीरो एंट्री से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी केस से लेट्स से किसी रो को, तो ये ध्यान में रखें कि आपकी फ्रैक्शन वाली नंबर टर्म जो है वो ना बन रही हो। अगर फ्रैक्शन वाली टर्म बन रही है तो फिर उसको फिलहाल ऑपरेशन को स्किप करके कोई ऑपरेशन जो है वो तीसरा ऑपरेशन जो है वो ट्राई करके देख लेंगे। किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अगर आपका 1 बन जाता है और आपका फ्रैक्शन भी नहीं बन रहा, तो उस ऑपरेशन को जो आप यूज़ कर लें। ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन जो है तब यूज़ करें जब आपको ये नज़र आ रहा हो कि फ्रैक्शन नहीं बन रहा, या फिर आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा हो कि मल्टीप्लिकेशन से ही आपका जो है वो टारगेट जो है वो आपको मिल सकता है, तो फिर उसके केस में आप जो है वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया है और आंसर में आपका फ्रैक्शन आ गया है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास यहाँ पे, इसलिए फिर आप फ्रैक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूजली जो है वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके जो है अपने फ्रैक्शन को जो है ना एंड तक हम ना लेके आएँ या एंड वाले 1-2 स्टेप तक लेके आएँ, ताकि हमें जितनी हो सके कम से कम फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़े। तो सूटेबल का वर्ड इसे यूज़ किया, आपने खुद ही देखना पड़ता है कि आपको कौन कौन से स्टेप कौन कौन किसी पोजीशन पे कौन कौन सा नंबर चाहिए, और वो नंबर बनाने के लिए आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। रोज़ को इंटरचेंज करना पड़ेगा, या रोज़ को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या किसी और रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके वहाँ से कोई सूटेबल नंबर बनाएंगे हम, फिर उसको अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन वाले रो रिक्वायर्ड पोजीशन वाली रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन उसकी करेंगे, फिर हमें जो है वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे जो है वो अपना नंबर जो है वो मिल जाएगा जिसको बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में की थी, एक बार फिर थोड़ा सा इसका बता दूं। 1 तो अगर हम इंटरचेंज करके बना देंगे इसको, 1 को जब पहले इंटरचेंज करेंगे, बल्कि 1 को इंटरचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी हमें। यहाँ पे 1 पहले से मौजूद था ए का, तो ए 1 पहले से मौजूद था, तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट सूटेबल ऑपरेशन ये था कि हम 1 के नीचे 0 बनाएं। 0 कैसे बनता है, जब हम 2 में से 2 को माइनस करें, तो वो जो एक कॉलम में आपका 1 बन जाता है, चाहे वो पहले नंबर में बने, चाहे वो दूसरे नंबर में बने, चाहे वो तीसरे नंबर में बने, उस 1 की मदद से हम जो है वो अपनी मर्ज़ी वाला नंबर बना सकते हैं, जिसको हम अपनी रो के नंबर में से माइनस करने से ज़ीरो कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 की जगह हमें 0 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 2 में से 2 को माइनस करना होगा। तो जिस 2 को माइनस करना है हम क्या करेंगे, वो 2 अपने इस 1 से बना लेंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था। 1 से कैसे 2 बनता है, इस पूरी की पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 से यहाँ पे 2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, पहले नंबर पे 2 बन जाएगा, दूसरे नंबर पे 0 बन जाएगा, और तीसरे नंबर पे 6 बन जाएगा। उसके बाद R2 में से इस 2R1 को, ये आपके पास 2R1 है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ में से 2 माइनस होगा और आंसर आपका 0 आ जाएगा, और आपका ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरह नीचे भी 0 बना सकते हैं इस 1 की मदद से, जो कि यहाँ पे आपने सबसे पहले 1 बनाया था। ये सारी कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर में की थी हम लोगों ने। और मैट्रिक्स जो आपका ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया था। उसके बाद यही जो सेम ऑपरेशन अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ए को कर दिया हमने। इसका मतलब ये है कि इस ए का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बाय रो ऑपरेशन ही फाइंड आउट करना है, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप उसी उतने ही ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, और वही सेम ऑपरेशन जो यहाँ पे लगे हुए थे, यही सेम ऑपरेशन जो है वो बारी बारी तरतीब के साथ जो है आप लोग उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएं। जब लगाएंगे तो इन दी एंड आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो हमारी गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर एग्जांपल हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया है, इसको बी का नाम दे दिया मैट्रिक्स को, जो कि एक्चुअली क्या है, ए का इन्वर्स ही है। तो ये भी जो है ए का इन्वर्स है। आप इसको कंफर्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों मैट्रिक्स की आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दिया गया है उसको इस मैट्रिक्स बी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसी तरह ऐसे ही नहीं, अगर आप बी को लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तभी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो I3 ही आएगा। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी आपके लिए कि ये आपको जो फाइनल आंसर मिला है वाकई हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर आपने को I3 आपको नहीं मिलता मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो आपने मल्टीप्लिकेशन में ही गड़बड़ कर दी है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया।
या फिर आपने ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, वो इस साइड पे भी कहीं ना कहीं वो कहीं भी हो सकती है, वो आपको फिर दोबारा फिर से चेक करना पड़ेगा कि सारी कैलकुलेशन सही है या नहीं, कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस करने नंबर्स को प्लस माइनस करने में कोई गलती तो नहीं कर दी या साइन की कोई गलती नहीं कर दी, और फिर आपको दोबारा फिर से रिपीट जो है वो चेक करना पड़ेगा ये सारे का सारा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज की कुछ एक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कहा था कि मैं जैसे आप लोगों ने इसके स्टेटमेंट याद रखनी है, जो इतने भी क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, पार्ट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, इनके जैसे ये जनरल स्टेटमेंट्स ही याद रखनी है, जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोज के केस में भी याद की हुई हैं कि डिफरेंट पावर्स लेने और मल्टीप्लाई करने से ट्रांसपोज पे क्या रिजल्ट पड़ता है, इस तरह इन्वर्स की भी कुछ रिजल्ट पड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा ये कॉन्जुगेट और इन्वर्स को यूज़ करके और ट्रांसपोज को यूज़ करके डिफरेंट रिजल्ट मजीद लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों ने ये भी याद रखने हैं, जैसे इनकी स्टेटमेंट याद रखनी है आप लोगों ने, स्पेशली MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई आपको एक गिवन मैट्रिक्स दिया गया हो और एक नॉन ज़ीरो नंबर स्केलर या रियल नंबर दिया गया हो के, और आपसे कहा जाए कि उस के को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें और फिर उस जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लें, फिर जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव 1/5 होगा, और अगर -5 है तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/5 होगा, इस तरह -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -5 होगा, तो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए रियल नंबर्स का। और नेक्स्ट उसको क्या करें कि इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के आंसर निकाल लें और दोनों के आंसर जो हैं वो चेक करें, ये करें इसका आंसर ये आता है और इसका आंसर जो है वो ये आता है। अब दोनों क्योंकि इन जनरल होल्ड करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लें, या फिर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें फिर उनका आंसर निकालें, तो ये दोनों आंसर क्या होते हैं आपस में हमेशा ये इक्वल होते हैं। ये आपको कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन दे के भी दिया पूछा जा सकता है आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह सकते हैं कि जो है वो आप लेट से 2 ले लें और कोई मैट्रिक्स ए है वो कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लें या 3 क्रॉस 3 का, जैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन देता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ले लेता हूँ 1 2 0 और 3, तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो के आपके पास ये है। अब आपसे कहा जाए कि चेक करें कि ये इक्वलिटी होल्ड करती है नहीं करती जो पार्ट 2 में गिवन दी गई है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपको पहले के को यानी कि 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, फिर आपने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है, फिर चेक करना दोनों के आंसर आपस में इक्वल आते हैं नहीं, क्योंकि इन जनरल आपस में इक्वल आते हैं तो आपका आंसर भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, लेकिन फिलहाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने रिजल्ट वैसे ही याद करने हैं, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार यहाँ पे कि किसी मैट्रिक्स की पावर n लें और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, वो किसके इक्वल होगा, कि आप पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें, फिर जो आंसर आएगा आंसर में आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसकी पावर n लें, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो इन दी एंड जो है बराबर आएगा। सेकंड का भी मैंने बता दिया है। थर्ड का ये है कि अगर आपको कोई गिवन मैट्रिक्स दिया गया आप उसका पहले इन्वर्स लेते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको कोई एक आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा फिर से आप उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेते हैं और फिर इन्वर्स लेते हैं, उल्ट करते हैं केस में, उस केस में आपको कोई और आंसर मिलेगा। तो ये दोनों जो आंसर मिलेंगे आपको दोनों आपस में हमेशा इन जनरल इक्वल होते हैं, चाहे आप जो मर्जी मैट्रिक्स ले लें जिसका जो कि नॉन सिकुलर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ आपकी हमेशा होल्ड करेगी। अगर आपने पहले इन्वर्स लिया है फिर ट्रांसफर लिया है और किसी और ने पहले ट्रांसफर लिया फिर इन्वर्स लिया, तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। और फोर्थ वन ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लेते हैं फिर उसका इन्वर्स लेते हैं, और या अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स लेते हैं फिर कॉन्जुगेट लेते हैं, दोनों केसेस में आंसर आपका वो भी जो है हमेशा इक्वल आएगा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात हो रही है, कॉन्जुगेट का मैं के बारे में आपको बता दूँ, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट वैसे ही होता है जैसे आप किसी कम्प्लेक्स एंट्री का जो है कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर का बता दूं, अगर आपके पास ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट ये होता है कि ए वाली एंट्री जो है वैसे ही रहती है ये जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और जिसके साथ अयोटा होता है उसका साइन जो है वो चेंज होता है, वो क्या बन जाएगा, -b।
तो ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, वो ए माइनस बी अयोटा होता है। इस तरह अगर आप ए माइनस बी अयोटा का कॉन्जुगेट लिखना चाहेंगे, ए माइनस बी अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा ए प्लस बी अयोटा। जो जिस नंबर के साथ अयोटा नहीं है वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, और जिसके साथ अयोटा होता है या अयोटा के साथ का जो कोएफिशिएंट होता है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। और उसके अलावा मजीद आप ये भी देख सकते हैं एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि ए एम जनरली मैं आपको पर्टिकुलरली भी समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है -2 और -3 अयोटा, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, आपसे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जो रियल नंबर वाला पोर्शन है, जो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है, जिस जो अयोटा का कोएफिशिएंट होता है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, उसका साइन जैसे हम लोग ने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे जो -3 था वो +3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये क्या मिल गया आपको, इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल गया है। तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि अगर आपसे कहा जाए किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट जो है इवेल्यूट करें, तो आपने को यहाँ से कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पता चल गया है कि कॉन्जुगेट जो है वो रियल नंबर को चेंज नहीं करता। अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को जो है वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं ये मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसकी पहले एंट्री 2 है, इसकी एक एंट्री है माइनस अयोटा, एक एंट्री है इसकी -1 प्लस अयोटा, और एक एंट्री है लेट्स से अयोटा बाय 2। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का जो है वो बताएं, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट वो क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह मैं अपने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो है वो मैट्रिसेस के केस में भी कम्प्लेक्स नंबर का वे है। वो ये है कि आप इसका अगर कम्प्लेक्स नंबर लें कॉन्जुगेट लेंगे किसी मैट्रिक्स का, तो आपको पूरे की जारी बात है पूरे के पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। और पूरे के पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आपको उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं सभी एंट्रीज का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। 2 का भी कॉन्जुगेट, माइनस अयोटा का भी कॉन्जुगेट, -1 प्लस अयोटा का भी कॉन्जुगेट, और अयोटा बाय 2 का भी कॉन्जुगेट, ठीक है। अब 2 भी आपके पास एक तरह का कम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 अयोटा, और 2 या 2 प्लस 0 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट अयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज होगा। तो अगर 2 या 2 प्लस 0 अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस 0 अयोटा, वो क्या होता है, वो 2 ही होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर, प्योर रियल नंबर लिखा हुआ जिसमें अयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अगर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है तो उसका कॉन्जुगेट वही नंबर आता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। तो 2 का कॉन्जुगेट यहाँ पे अब लिखेंगे आप नेक्स्ट टाइम में, अगर आप मैट्रिक्स ए दोबारा फिर से लिखेंगे तो मैं अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा करके। तो मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, और उसकी हर एंट्री का कॉन्जुगेट होगा 2 का कॉन्जुगेट 2 ही आएगा क्योंकि वो रियल नंबर है। और माइनस अयोटा, जो कि जिसको माइनस अयोटा को हम एक्चुअली ज़ीरो माइनस अयोटा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो माइनस अयोटा ही रहता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल वाला पोर्शन वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो अयोटा का कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अयोटा का कोएफिशिएंट -1 है यहाँ पे, 0 - 1 अयोटा, तो यहाँ पे जस्ट क्या होगा, अयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो माइनस अयोटा है वो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस अयोटा बन जाएगा। और प्लस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है जब प्लस हो तो वो लिखते नहीं हैं हम जब अकेला कोई नंबर लिखा हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट -1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा -1 और माइनस अयोटा, और अयोटा बाय 2 का आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस अयोटा बाय 2। तो किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपने उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी एंट्रीज का कॉन्जुगेट जो है वो लिखना है। तो ये आपके पास क्या आपको मिल गया, ये आपके पास जो स्टार्ट में मैंने एक मैट्रिक्स लिखा था, आपको ये उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मिल गया है। तो इस तरह आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो था फोर्थ वो ये था, अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लें और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, या अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें और फिर आप उस आंसर का जो है कॉन्जुगेट लें, तो आपको दोनों किसी से भी आंसर इक्वल मिलेंगे। और लास्ट वन जो है वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लें, फिर उसका कॉन्जुगेट लें और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, और या फिर ये कि आप किसी मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, फिर आप उसका कॉन्जुगेट लें और फिर उसका जो है वो ट्रांसपोज लें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा।
तो ये रिजल्ट आपको जनरली याद होने चाहिए। पर्टिकुलरली आप चेक भी कर सकते हैं, कोई अपनी मर्जी से आसान सा कोई लेट से 2+2 का मैट्रिक्स लेके भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे वो था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अब आप लोगों में से कोई मुझे बोल के बताया कि आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए। जी सर, हो गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आई। नो सर। तो अभी तो फिलहाल ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने आप लोगों को जो दो क्वेश्चन दिए थे वो स्टार्टिंग के लिए दिए थे, मीन्स कम जो आसान दिए थे, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना आपके लिए बाकियों की निस्बत कंपैरेटिवली आसान था। उसमें ज़्यादा ऑपरेशंस जो है ऑपरेशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। या देख रहे हैं काफ़ी एंट्रीज जो है यहाँ पे ज़ीरो इन्वॉल्व हो रही हैं, और जब किसी मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना था तभी हमें जो है काफ़ी जीरो जो है बनाने पड़ते हैं। तो आपको जो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे दिए गए थे उसमें काफ़ी जीरोस पहले से इन्वॉल्व हो रहे थे, तो खुद से जीरो बना आपको जो है वो कम बनाने पड़े हैं। इन अदर वर्ड्स आपको कहें तो गिवन मैट्रिसेस को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान था। अब जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका क्वेश्चन जो है मुश्किल होता जाएगा। मुश्किल किस सेंस में होगा, सिर्फ इस सेंस में मुश्किल होगा कि आपको रो ऑपरेशन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल नहीं होगा, जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल होगा कि आपको कुछ ऑपरेशन जो है ना वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो मैट्रिसेस आपको दी गई उनमें ज़्यादा जीरोज इन्वॉल्व नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 देख लें। अब इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, फोर्थ पार्ट का भी करना है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा जीरो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 भी है, 6 भी है, और 7 और 8। अब ये दिखने में काफ़ी बड़े मैट्रिसेस लग रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। लेकिन अगर आप जो है वो रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज वाला करें यहाँ पे, तो आप इजीली जो है वो आसान आसान से रो ऑपरेशन लगा के जो है वो इन मैट्रिसेस को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरा जस्ट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आपको बड़े मैट्रिसेस के केस में ये होता है कि जब आप कोई रो ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको सारी की सारी रोज जो है मैट्रिक्स की दोबारा फिर से लिखनी पड़ती हैं। अगर मैट्रिक्स वो बड़ा है तो उसकी बाकी जितनी भी रोज़ हैं 3 या 4 हैं वो दोबारा फिर से बार बार लिखनी पड़ती हैं बड़े बड़े मैट्रिक्स की, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है तो जिन रोज़ में चेंजिंग नहीं आ रही होती है आपकी, उनके ऊपर अगर आप लोगों ने फर्दर नेक्स्ट टाइम में अगर कोई रो ऑपरेशन लगाना है तो आप उनको वो ऑपरेशन जो है आप एक ही टाइम में जो है दो इकट्ठे रो ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी इस चीज़ की। जैसे यहाँ पे देखें, सबसे पहला टारगेट था कि आपका मैट्रिक्स की पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, वो पहले से मौजूद थी। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या था, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये था कि हमने 1 के नीचे भी ज़ीरो बनाना है, और 1 के नीचे जो दो एंट्रीज है दोनों को ज़ीरो बनाना है। मीन्स हमने यहाँ पे ये जो 2 इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है, और यहाँ पे जो 1 इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे जो 2 इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे तो चेंजिंग किस में होगी, सिर्फ इसी रो में चेंजिंग होगी, दूसरी रो में चेंजिंग यानी कि जो तीसरी रो है इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद जब एक स्टेप आप कर लेंगे उसके बाद इस ये जो 1 है आप इसको ज़ीरो बनाएँगे, वो नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो आपको 2 बार मैट्रिसेस लिखने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपने जो दूसरा स्टेप करना है आपको पता है कि मैंने पहले इसको ज़ीरो बनाना है, 2 को ज़ीरो बनाना है, उसके बाद फिर मैंने 1 को ज़ीरो बनाना है। तो आप एक बार पहले 2 को ज़ीरो बनाएँ, फिर एक बार आप पहले फिर 1 को ज़ीरो बनाएँ। क्योंकि दोनों रोज़ में चेंजिंग नहीं हो रही, बारी-बारी दोनों रोज़ में चेंजिंग होनी है, इसलिए आप क्या करें दोनों रोज़ में चेंजिंग का काउंट जो है एक ही स्टेप पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लड़के दोनों ऑपरेशन जो है वो एक-एक बार लगाए हुए हैं। यहाँ पे पहले उसने क्या किया, 2 को ज़ीरो बनाना था, तो पहली रो को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो 2 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखिए कौन कौन सी रोज इन्वॉल्व हो रही है, R1 इन्वॉल्व हो रही है और R2 इन्वॉल्व हो रही है, R3 इन्वॉल्व नहीं हो रही, जिसका जो कि आपका नेक्स्ट टारगेट था कि आपने नेक्स्ट टारगेट में 1 को भी ज़ीरो बनाना है। क्योंकि R3 जो है उसमें चेंजिंग नहीं आ रही थी, इसलिए आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जो रो ऑपरेशन होगा आप उसको भी इस यहाँ पे जो है वो लिख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि एक आप जो रो ऑपरेशन आपने ये कर लिया कि R2 - 2 R1 करके आप लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो बना लिया, और दूसरा ऑपरेशन भी आप यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि दूसरा ऑपरेशन आप तब कर सकते हैं जब आपकी जो है वो दूसरा ऑपरेशन उस रो के ऊपर करना हो जिसमें कोई चेंजिंग ना आई हो। जैसे इस रो पे कोई चेंजिंग नहीं आई तो इसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन जो है आप नेक्स्ट टाइम में करने की बजाय वो भी आप जो है इस टाइम में कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन देखिए आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे 1 बनाना था, तो आप क्या कर सकते हैं, इस R1 को जो है वो R3 में से माइनस कर दें, तो R3 - R1, तो R3 में भी चेंजिंग हो जाएगी। तो दोनों रोज़ में अलग अलग चेंजिंग हुई हैं, तो अलग अलग जो चेंजिंग हुई हैं आप उन दोनों
रो ऑपरेशन को जो है वो एक स्टेप पे करके अपना थोड़ा सा कह लें कि काम जो है आसान कर सकते हैं या टाइम जो है बचा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, अगर आप लोग प्रैक्टिस अब फिलहाल तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश करो आप लोग जो है ये ऑपरेशन जो है ये इकट्ठे लगाने की बजाय अलग अलग ही लगाओ, ताकि आप लोगों की पहले प्रैक्टिस हो सके। ये क्योंकि बहुत ये ट्रिकी टाइप के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, ये वाले आप लोगों को सोच समझ के रो ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, सोच समझ के कैलकुलेशन करनी पड़ती है करस्पॉन्डिंग वाइज नंबरों की। कहीं से भी अगर आपकी प्लस माइनस की गलती हो जाती है, 4 की बजाय अगर आपने -4 लिख दिया है, -5 की जगह +5 लिख दिया है, या किसी गलत नंबर में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने नंबर सही लिखा है गलत लिखा है, और थ्रू आउट आपकी जो है वो मिस्टेक चलती जाएगी, आपको आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा या आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए फिलहाल स्टार्टिंग के लिए आप लोगों ने एक एक ऑपरेशन ही कोशिश करनी है कि आप लगाएं एक वक्त में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ही आइडिया आइडिया हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप 2 ऑपरेशन जो है एक वक्त में लगा सकते हैं। तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, 2 ऑपरेशन लगाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो खैर ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों ने करने हैं अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, ये पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 ये दिख रहे हैं भाई, मैट्रिसेस लग रहे हैं, लेकिन ये आसान ही है ये वाले मैट्रिसेस, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। इनके ऊपर बहुत कम ऑपरेशन लगेंगे, इसलिए फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस के लिए चाहे ये ना करो। इन क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स को छोड़ दो। फिलहाल जो आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं फिलहाल नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के, वो एक तो ये है कि आप पार्ट नंबर 3 जो है इसी क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है पार्ट नंबर 3 में, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जो पार्ट नंबर 6 है ये वाला, जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, अयोटा का आपको पता ही है वो √-1 के इक्वल होता है। तो अयोटा को आप 1 बना सकते हैं अगर आप जो है वो अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो अगर आपने अयोटा की जगह +1 बनाना है तो आपको माइनस अयोटा का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ताकि माइनस अयोटा का स्क्वायर जो है +1 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी कहीं अयोटा की जगह 1 चाहिए, तो आप उसको जो है क्या करें, माइनस अयोटा से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो को। उसके बाद उस रो को इस अयोटा वाली रो में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप जो है वो अपनी मर्जी का नंबर जो है बना सकते हैं। अयोटा अगर लिखा हुआ तो जैसे आप क्या करें, किसी रो को जो है अयोटा से मल्टीप्लाई करके उसको रिक्वायर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दें, ताकि आपका जो है वहाँ पे 0 बन जाए। अगर 1 बनाना है तो आप किसी रो को अयोटा या माइनस अयोटा से जो है वो सूटेबल नंबर से, अगर अयोटा से लिखा है तो आप उसको जो है वो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, तभी आपका 1 बन जाएगा। अगर माइनस अयोटा पहले से लिखा हुआ है तो आप क्या करें, उसको अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें उस रो को, तो आपके पास माइनस ओटा का स्क्वायर बन जाएगा, और वो भी आपका क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल बन जाएगा। इस तरह सूटेबल नंबर जो है हम खुद से चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद हम जो है अपनी मर्जी के नंबर जो है बना सकते हैं। 1 भी बना सकते हैं, 0 भी बना सकते हैं, उनके अलावा भी नंबर बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली में 1 और 0 बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बना सकते हैं। तो ये 2 पार्ट्स कह लें क्वेश्चन नंबर 5 के, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है, ये 2 पार्ट्स आप लोगों ने नेक्स्ट करने हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर आपको के पास इनका सोल्यूशन या बुक मौजूद है, तो बुक की एंड पे आपको जो है मिल जाएगा कि इन पार्ट्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ रहा है वो क्या है, आपका आंसर सही है या नहीं। नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको जो है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर सेंड करके बता दूंगा कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर ये आएगा, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपने जो कैलकुलेशन यहाँ से निकाला है वो सही निकाला है। अदरवाइज एक वे तो आपको पता है यही होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही आया नहीं है, उसका बेस्ट वे जो यही है कि आप गिवन मैट्रिक्स को जो है वो, जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स ए है, आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आया लेट से बी आया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखें डंटी मैट्रिक्स आता है नहीं आता। अगर डंटी मैट्रिक्स आ जाए इसका मतलब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर सही है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ठीक है। तो बुक जो आपको पता है मैं कौन सी पढ़ा रहा हूँ, ये मैथमेटिकल मेथड है SM यूसुफ की। होपफुली आप लोगों में से किसी के पास ये हार्ड फॉर्म में भी होगी, ये मार्केट से भी इजीली में भी इजीली अवेलेबल है। तो हाफ कोर्स हमने जो है वो इस बुक में से करना है, और अगर आपको आपकी कोर्स आउटलाइन याद होती है, आपकी कोर्स आउटलाइन है, हाफ कोर्स जो है तकरीबन हम लोगों ने इस मैथमेटिकल मेथड में से करना है। और ये जो वेक्टर वाला पोर्शन है ये किसी और बुक में से करेंगे, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम ये करेंगे कि जो एशेलॉन रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म वाले क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को जो है वो 1-2 दिए जाएँ, ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सको। इस मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।